सुरभि दिखने में काफी सुंदर थी। सुंदरता के साथ साथ वो हर काम काज में निपुण थी। उसे घर परिवार संभालना, साथ ही बड़ों की इज्जत करना, सब कुछ बखूबी आता था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान कभी किसी को परफेक्ट नहीं बनाते। सुरभि में एक कमी थी और वो थी उसकी हाइट, जबकि 25 साल की उम्र में भी 3 फुट 8 इंच की थी, जिस कारण उसके आसपास के लोग उसे बोनी कहकर पुकारते थे। ऐसे ही एक दिन सुरभि ऑफिस से घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में कुछ छोटे छोटे बच्चे कंचे खेल रहे थे। सुरभि का पैर उन कंचों पर चला जाता है। तभी उनमें से एक छोटा बच्चा, जिसकी उम्र महज 8 से 9 वर्ष की थी, वो बच्चा सुरभि से कहता है, अरे हो बोनी, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? हमारे कंचे के ऊपर पैर रख दिया। तुमने सारा का सारा गेम खराब कर दिया। माफ करना बच्चों, मैंने ध्यान नहीं दिया। ओह बच्चा ना, किसी और को कहना। हम बच्चे बच्चे नहीं है, हम तो बड़े हो गए हैं। बल्कि तुमसे लंबी हाइट है हमारी तो। अपनी हाइट ही देख लो तुमसे भी बड़े लगते हैं हम तो। वहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे सर्कस में तमाशा करने वाले जोकर सूट सलवार पहनकर यहाँ वहाँ घूम रहा है। इस तरह से वो सभी बच्चे सुरभि का मजाक बनाने लगते हैं। सुरभि बच्चों की बातों को अनसुना करके वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। घर आने के बाद उसकी माँ सुमित्रा उसे एक गिलास पानी देती है और कहती है, ये ले मेरी बच्ची, पानी पी। लगता है तू बहुत ज्यादा थक गई है। हाँ माँ, मैं थोड़ा रुक गई हूँ और आज मेरा मूड भी बहुत ज्यादा खराब है। क्यों बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो था ना ऑफिस में? माँ, मेरी किस्मत भगवान ने पता नहीं कौन सी पेन से लिखी है। मेरे साथ जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ऑफिस में आए दिन मुझे मेरी हाइट के लिए ताने दिया करते हैं, मेरा मजाक बनाया जाता है। कल से तू ऑफिस नहीं जाएगी। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, घर है, पैसा है, गाड़ी है। लेकिन मैंने तुझे ऑफिस इसलिए भेजा ताकि तू घर पर बैठकर बोर ना हो। लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब तेरी बेइज्जती यूं ऑफिस में हो। तो मैं घर में क्या करूँगी? कितना बोर हो जाती हूँ घर में। घर का काम करने के बाद भी खाली समय बच जाता है मेरे पास। तू चिंता मत कर, तेरी माँ अभी जिंदा है। मैं तेरे लिए एक स्टेशनरी की शॉप खुलवा दूंगी। तू स्टेशनरी की शॉप पे जाया कर और स्टेशनरी का सामान बेचा कर। ऐसी जॉब करने का कोई मतलब नहीं बनता बेटा, जहाँ तुझे इज्जत ही ना मिले। ऐसे ही कुछ दिन बाद सुमित्रा अपनी बेटी सुरभि के लिए एक स्टेशनरी की शॉप करवा देती है। सुरभि अब रोज सुबह घर का सारा काम काज करने के बाद अपने शॉप पर जाया करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सुमित्रा को सुरभि की शादी की चिंता सताने लगी थी और एक दिन सुमित्रा अपने पति मोहन से सुरभि की शादी की बात करते हुए उनसे कहती है, सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि सुरभि की शादी कर देनी चाहिए। और अब मुझे उसकी शादी की चिंता सताने लगी है। सबको जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। सुरभि बहुत अच्छी बेटी है। उसने कभी भी हमें किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसे एक अच्छा परिवार मिले। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो। मैं अपने कुछ यार दोस्तों से बात करता हूँ सुरभि की शादी के लिए, क्योंकि हमारे रिश्तेदार तो काम आने वाले नहीं है। हाँ ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे करिए। मोहन अब अपने हर यार दोस्तों में जगह जगह सुरभि की शादी की बात के लिए कह देता है। कुछ ही समय बाद एक बहुत ही अमीर घर से सुरभि को देखने के लिए बबीता और उसका बेटा अमर दोनों सुमित्रा के घर आते हैं। सभी लोग आपस में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद सुरभि वहाँ चाय नाश्ता लिए आती है। सुरभि को देखकर अमर और बबीता दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। अमर दिखने में काफी ज्यादा स्मार्ट और हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा लड़का था, तो वहीं सुरभि उसके आगे काफी ज्यादा छोटी और कम हाइट की दिखाई दे रही थी। तभी बबीता सुमित्रा से कहती है, अरे सुमित्रा बहन, क्या मजाक बना रही हो आप हमारा? इतनी दूर से हम आपकी बेटी को देखने के लिए आए थे। मेरे बेटे का एक एक मिनट बहुत कीमती है। वो हॉस्पिटल में बहुत बड़ा सर्जन है और वो खास मेरे कहने पर समय निकालकर यहाँ आपकी बेटी को देखने के लिए आया था। और आपकी बेटी को देखकर तो मेरे बेटे का समय ही खराब हो गया। पहले ही बता देती कि आपकी बेटी बोनी है। देखिए, हमें हमारी बेटी में कोई कमी नजर नहीं आती। अगर आप लोगों को हमारी बिटिया में कोई कमी नजर आ रही है तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करनी जहाँ पहली बार में ही उसकी कमी को सबसे ऊपर रखा जा रहा है।
अरे एक बार आप लोगों ने उसका नाम जानने की कोशिश नहीं करी, यहाँ तक कि ये नहीं पूछा कि वो क्या करती है क्या नहीं। बस आप लोगों को मेरी बेटी की हाइट नजर आ रही है। एक बात हमेशा याद रखना, भले ही मेरी बेटी का कद छोटा हो, वो हाइट में छोटी है, लेकिन आप लोग अपने सोच से बहुत ज्यादा छोटे हैं और मुझे ऐसे छोटे लोगों के घर में अपनी बेटी को नहीं भेजना। बहन जी, अगर आपका कोई बेटा होता ना तो आप भी अपने घर में ऐसी बोनी बहू कभी नहीं लेकर आते। वो तो आपकी बेटी है, इसीलिए आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं। माफ करना कि मुझे बड़े लोगों के बीच में बोलना पड़ रहा है। आंटी जी, मैं आपको बता दूं, ये मेरी माँ है, लेकिन मैं इनके बेटे की पत्नी हूँ। इन्होंने मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया है, लेकिन मैं इनकी बहू हूँ। इन्होंने या फिर इनके बेटे ने कभी भी मुझसे मेरी हाइट के लिए कुछ नहीं कहा। मेरे पति ने मेरे साथ हमेशा मेरे गुणों और मेरी अच्छाई को प्यार किया और पहचाना। मेरे पति के जाने के बाद हमेशा मेरी सास यानी कि मेरी माँ ने मुझे एक बेटी की तरह प्यार किया, और आज ये लोग खुद अपनी बोनी बहू का रिश्ता एक ऐसे घर में करवाना चाहते हैं जहाँ मुझे मेरे गुण से, मेरे मन से, मेरे व्यवहार से लोग प्यार करें, ना कि मेरी हाइट देखकर मुझे जज करें। बबीता और अमर दोनों शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद सुरभि रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी। भगवान ने शायद मेरे जीवन में यही लिखा है, पर आपसे विनती है, आप अब मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखिएगा। मुझे अब हमेशा आप लोगों के साथ ही रहना है। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाई हैं और आज नहीं कल तो तुझे तेरा जीवन साथी जरूर मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुरभि की दुकान पर एक लड़का आता है जो कि सुरभि की तरह ही बोना होता है, लेकिन वो लड़का दिखने में स्मार्ट और डैशिंग होता है। उस लड़के का नाम अमृत होता है। अमृत सुरभि की दुकान पर कुछ स्टेशनरी का सामान लेने के लिए आया होता है। अमृत को सुरभि बहुत अच्छी लगती है और अमृत सुरभि से कहता है, वैसे आप अगर बुरा ना माने तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, और आपने ये दुकान कब से शुरू की है? जी, मेरा नाम सुरभि है और ये दुकान मैंने नहीं बल्कि मेरी माँ ने शुरू की है। मेरे पति के जाने के बाद मैं हमेशा घर पर बोर होती थी, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे स्टेशनरी की शॉप ओपन करके दी थी ताकि मैं अपने जीवन में कुछ अलग करूँ। क्योंकि हाइट कम होने की वजह से लोग मेरा मजाक बनाया करते थे, ऑफिस में तो कभी गली मोहल्ले में। वैसे हम दोनों की हाइट सेम ही है, बस मैं आपसे 1-2 इंच एक्स्ट्रा लंबा होऊंगा। मजाक तो मेरा भी बहुत बनता है, पर कहते हैं ना, लोगों का तो काम है बोलने का। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर, अपनी फैमिली और अपने आप पर फोकस करना है, बाकी दुनिया तो बाहर में गई। आपने बहुत सही कहा, मैं भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। अमृत बार बार सुरभि को देखता रहता है। उसे सुरभि मन ही मन बहुत पसंद आती है। अमृत किसी तरह से सुरभि के घर का पता निकालता है और अपने माता पिता के साथ जाकर सुरभि के माता पिता से डायरेक्ट सुरभि का हाथ मांगता है। ये सब देखकर सुमित्रा को बहुत खुशी होती है और सुमित्रा कहती है, तुम मेरी सुरभि को इतना पसंद करने लग गए कि सीधा उसका हाथ मांगने के लिए मेरे घर पे आ गए। मैं वादा करती हूँ बेटा, तुम्हारी और सुरभि की शादी में धूमधाम से करवाऊंगी। सुरभि को भी अमृत बहुत पसंद आता है और कुछ ही महीनों बाद सुरभि और अमृत की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और इस तरह से सुरभि अपने नए परिवार के साथ अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। जादुई आइसक्रीम की खेती। सुधा नाम की एक औरत जो कि बहुत गरीब थी, साथ ही एक विधवा भी, वो अपने छोटे से बेटे नील के साथ अकेली एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुधा लोगों के घर में साफ सफाई का काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। ऐसे ही एक दिन नील स्कूल से घर आ रहा होता है, तभी उसकी नजर एक आइसक्रीम वाले पर पड़ती है जहां बहुत भीड़ होती है। उसके साथ के सभी दोस्त उसे अकेला छोड़कर आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं और आइसक्रीम खरीद लेते हैं। उन्हें आइसक्रीम खाता देख नील के मुंह में भी पानी आ जाता है और वो भी आइसक्रीम वाले के पास जाता है और आइसक्रीम वाले से कहता है, अंकल मुझे भी एक आइसक्रीम दे दो, मैंने कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई। हाँ बेटा क्यों नहीं, ये लो आइसक्रीम और लाओ 10 रुपए। और अंकल मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मेरे पास भी आइसक्रीम नहीं है। जाओ यहाँ से और पहले पैसे लेकर आओ, तभी आइसक्रीम खाने को मिलेगी। आइसक्रीम वाले की बात सुन नील घर जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे भी आइसक्रीम खानी है,
मैंने कभी आइसक्रीम नहीं खाई। आपको पता है, आज जब मैं स्कूल से आ रहा था तो सभी बच्चे आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले रहे थे, पर जब मैंने आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम मांगी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। कहते हैं पहले पैसे दो तब जाकर आइसक्रीम मिलेगी। माँ, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे पैसे दो ताकि मैं भी आइसक्रीम खा सकूं। पर बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें दे सकूं। तुम्हें तो पता है ना कि हम बहुत गरीब हैं। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? बेटा, हम इतने गरीब इसलिए हैं क्योंकि आज तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं हैं। अगर वो होते तो वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम खिलाते। अपनी माँ की बातें सुनकर नील आइसक्रीम खाने की जिद छोड़ देता है, परंतु ये बात सुधा को बहुत बुरी लगती है कि वो अपने छोटे बेटे को एक 10 रुपए की आइसक्रीम भी नहीं खिला सकती है। और सुधा यही बात सोचने लगती है, मैं क्या करूं कि मैं अपने बच्चों की छोटी से छोटी जिद को पूरा कर सकूं। उसने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, और आज पहली बार उसने मुझसे मांगा भी तो क्या बस 10 रुपए की एक आइसक्रीम, पर मैं उसे वो भी नहीं खिला पा रही। नहीं, मैं इस तरह से अपने बच्चे का हर बार मन नहीं मार सकती। मुझे दुगनी मेहनत भी करनी पड़ी तो मैं करूंगी, पर उसे मैं इस गर्मी में एक आइसक्रीम जरूर खिलाऊंगी। हाँ। इतना सोचकर सुधा और मेहनत करने की सोचती है और अगली सुबह जल्दी उठकर बाहर काम देखने के लिए चली जाती है, जहाँ उसे एक फैक्ट्री में धागा काटने का काम मिलता है। अब सुधा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक फैक्ट्री में बैठकर धागा काटती है और उसके बाद लोगों के घरों में जाकर साफ सफाई का काम करती है। फैक्ट्री से मिले पैसों से वो अपने बेटे नील के लिए 10 रुपए वाली आइसक्रीम खरीद लेती है और घर जाने लगती है। पर तभी रास्ते में उसे एक भूखी और घायल औरत मिलती है। वो औरत उसे रोक लेती है और उससे बोलती है, बेटी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है अब मैं कुछ ही देर की मेहमान हूँ। बस मैं मरने से पहले कुछ खाना चाहती हूँ। तुम मुझे ये आइसक्रीम दे सकती हो? उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुधा थोड़ी सोच में पड़ जाती है। ये आइसक्रीम तो मैं नील के लिए ले जा रही थी, पर इन अम्मा को देखकर लगता है कि सच में अब ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगी। मरने वालों की इच्छा पूरी करनी चाहिए। आइसक्रीम का क्या है, मैं कल फिर से फैक्ट्री में जाकर थोड़ी मेहनत कर लूंगी और उनसे मिले पैसों से एक बार फिर से नील के लिए आइसक्रीम खरीद लूंगी। अभी आइसक्रीम मैं इस बूढ़ी अम्मा को दे देती हूँ। हाँ। यह सोचकर सुधा बूढ़ी अम्मा से बोलती है, ठीक है अम्मा, तुम ये आइसक्रीम खा लो, मैं अपने बेटे के लिए कल दूसरी आइसक्रीम ले जाऊंगी। तुम बहुत अच्छी हो बेटा, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा उससे वो आइसक्रीम ले लेती है और आइसक्रीम खाकर एक परी का रूप धारण कर लेती है, जो सुधा से बोलती है, सुधा, मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकूं। तुम मेरी इस परीक्षा में पास हो गई हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और देख रही थी कि तुम एक स्वार्थी माँ बनोगी या फिर एक नेक इंसान, और तुम इस परीक्षा में पास हो गई। इसीलिए ये कुछ बीज मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है। तो ये किस प्रकार का बीज है? परी रानी, आप मुझे विस्तार से इन बीजों के बारे में बताइए ना। सुधा, ये जादुई आइसक्रीम का बीज है। जब तुम इन बीज को अपने घर के बाहर लगाओगी तब तुम्हें इन बीजों की सिंचाई करनी होगी, ठीक उसी तरह से जैसे खेती की जाती है। 24 घंटों के अंदर ये बीज एक आइसक्रीम की खेती में बदल जाएगा और तुम्हारे घर के बाहर आइसक्रीम की खेती हो जाएगी। इतना बोलकर परी वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुधा उन बीजों को अपने साथ घर ले आती है और घर जाने के बाद उन बीजों को अपने घर के बाहर लगाने लगती है। यह सब देखकर नील अपनी माँ से बोलता है, माँ, ये तुम क्या कह रही हो? बेटा, मैं आइसक्रीम की खेती कर रही हूँ। ये बीज मुझे एक परी ने दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि इन बीजों को लगाने से हमारे घर के बाहर आइसक्रीम की खेती होगी, जिसमें बहुत सारी आइसक्रीम लगेंगी। सच में माँ? हाँ बेटा। माँ, फिर तो अपने पास भी बहुत सारी आइसक्रीम हो जाएगी। फिर तो मैं अपनी मनपसंद की आइसक्रीम भी खा सकूंगा और तुम इन्हें बेच भी सकोगी ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर ये खेती अच्छे से हो पाई और इसमें बहुत सारी आइसक्रीम हो गई तो तुम अपने मनपसंद की कोई भी एक आइसक्रीम खा लेना।
इसके बाद मैं आइसक्रीम का खुद का व्यापार करूंगी और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। फिर तुम्हें कभी भी अपनी इच्छाओं को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमें अपनी गरीबी पर कभी अफसोस होगा। अच्छा बेटा, देखो मैंने इन बीजों को मिट्टी में गाड़ दिया है। अब तुम जल्दी से इसमें पानी डाल दो। पानी क्यों माँ? ये तो जादुई बीज है ना? हाँ बेटा, ये जादुई बीज है, पर हमें इसकी सिंचाई करनी है ठीक उसी तरह से जैसे खेती की जाती है। आखिर ये भी तो हमारी जादुई आइसक्रीम की खेती है ना। अगर आज हम इसमें पानी देंगे, इसकी देखभाल करेंगे, तो तभी तो कल सुबह ये हमें ढेर सारी आइसक्रीम देगी। ठीक है माँ, तुम यहीं रुको, तुम सारे बीज को मिट्टी में डालो, तब तक मैं घर में से पानी लेकर आता हूँ। मैं सभी बीजों में पानी डालूंगा ताकि वो अच्छे से बढ़ सके, ताकि जब मैं कल उठूं तब मुझे रंग बिरंगी आइसक्रीम मिल सके। ठीक है बेटा, अब जाओ, जाकर जल्दी से पानी ले आओ। अब नील जल्दी से घर में जाता है और पानी लेकर बाहर आ जाता है और उनमें पानी डाल देता है। कुछ देर बाद नील और सुधा घर में जाते हैं। नील बहुत खुश हो जाता है कि कल से उसे रंग बिरंगी आइसक्रीम देखने को मिलेंगी। जिसके बाद सुधा उसे समझाती है और बोलती है, बेटा इस तरह से लालच नहीं करते। अगर तुम लालच करोगे कि कल सुबह तुम्हें बहुत सारी आइसक्रीम मिलेगी, तो तुम्हें इस लालच का गलत परिणाम भुगतना पड़ेगा। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब अपने दिमाग से आइसक्रीम का ख्याल निकाल दो। ये सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। अगर उन्होंने चाहा तो कल सुबह आइसक्रीम की खेती होगी, अगर उन्होंने नहीं चाहा तो आइसक्रीम की खेती नहीं होगी। अगर ऐसा है माँ, तो मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा और आपकी तरह एक दयालु इंसान बनूंगा। शाबाश मेरे बच्चे। अब नील अपने दिमाग से आइसक्रीम की खेती का ख्याल निकाल देता है और सो जाता है। अगली सुबह जब सुधा और नील उठते हैं तो वो देखते हैं कि घर के बाहर आइसक्रीम की खेती लहरा रही है। जिसके बाद वो अपनी मनपसंद की कुछ आइसक्रीम उसमें से तोड़ लेते हैं। तो वहीं सुधा आइसक्रीम को तोड़कर अपना खुद का व्यापार करती है और गली गली जाकर उन आइसक्रीम को बेचती है। अब इसी तरह से जादुई आइसक्रीम की खेती की मदद से सुधा अपने आइसक्रीम के व्यापार को बढ़ा लेती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सुधा की सारी गरीबी दूर हो जाती है। जिसके बाद नील एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। प्रदीप नाम का एक व्यक्ति कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि 3 औरतें एक दर्जी से लड़ रही हैं। आंखों पर चश्मा लगा रखा है, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता। मेरा ब्लाउज तुमने इन बहन को दे दिया था और उन बहन का ब्लाउज मुझे दे दिया। सिर्फ आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पति के साथ लोखंड वाले पार्टी में नहीं जा सकी। क्या तुम्हें भी आज अपने पति के साथ लोखंड वाली पार्टी में जाना था? हाँ बहन, तभी तो मैंने ये ब्लाउज सिलवाया था इस दर्जी से, वो भी अर्जेंट में। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है। पहले इस दर्जी ने हम तीनों के ब्लाउज एक दूसरे को थमा दिए और हम तीनों को ही आज लोखंड वाली पार्टी में अपने पति के साथ जाना था और हम तीनों ही नहीं जा पाए। इस तरह से वो तीनों हंसते हुए अपना अपना ब्लाउज लेती हैं और एक दूसरे से बोलती हैं, मैं क्या कह रही थी कि हम तीनों को एक ही जगह जाना था और हम तीनों ही नहीं जा पाए। पर भगवान का करिश्मा देखो, हम तीनों इस दर्जी की दुकान पर मिल गए। क्यों ना जो हमारी पार्टी छूट गई थी वो पार्टी हम यहाँ कर ले। वैसे भी मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। क्या तुम भी यहाँ पर नहीं हो? मैं भी यहाँ पर नहीं आई हूँ और मेरा भी यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। मेरे पति के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं। 24 घंटे में से 20 घंटे तो उनकी ड्यूटी होती है। सेम पिंच यार, यही हाल मेरा भी है। हम तीनों की किस्मत कितनी मिलती है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम तीनों के पति भी सेम हैं। इस तरह से वो तीनों औरतें फ्रेंड बन जाती है और एक चाट वाले के पास जाकर चाट खाने लगती है। ये सब कुछ देख प्रदीप बैठ जाता है और खुद से बोलता है, हे भगवान, ये तूने क्या किया? मुझे लगता है कि मेरी तीनों बीवियों को पता चल चुका है कि इन तीनों का पति एक ही है। अब ये तीनों मिलकर मेरी कुटाई करें, इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। इतना बोलकर प्रदीप वहाँ से भागने लगता है कि तभी उसके सामने एक बस आकर रुकती है और उस बस में से एक औरत उतरती है और प्रदीप को देख उससे बोलती है, दामाद जी आप यहाँ पर, लेकिन आप भाग क्यों रहे हैं? अब मैं क्यों भागूंगा? मैं तो उस बस के पीछे भाग रहा था। मैं आपको लेने के लिए आया था। मुझे लगा कि आप उस बस में बैठी हैं, इसलिए मैं उस बस का पीछा कर रहा था। पर देखो, आप तो इस बस से निकली। दामाद जी
मैंने तो ये बात किसी को नहीं बताई, फिर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने आ रही हूँ और आपके साथ आपके घर में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए? सासू माँ दिल का कनेक्शन है, ऐसे ही दामाद को बेटा थोड़ी ना कहा जाता है। वो सब तो ठीक है दामाद जी, देखिए ना मेरे पैरों में कितना दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से घर लेके चलिए और आराम से मेरी खातिरदारी करिएगा, साथ ही मेरे पैर भी दबा देना, बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत दूर से आई हूँ ना। इस तरह से प्रदीप की सास प्रदीप को जबरदस्ती घर ले जाती है और निशा जब अपनी माँ को देखती है तो वो अपनी माँ को गले लगा लेती है, जिसके बाद निशा अपने पति से माफी मांगती है और प्रदीप मन ही मन खुद से बोलता है, लगता है सौतन बनी इन तीनों सहेलियों ने अपने पति के बारे में बात नहीं करी। अगर ये तीनों अपने पति के बारे में बात करती तो शायद मैं अब तक पकड़ा जाता। कितनी अच्छी लगती हैं ये जब मुझसे माफी मांगती हैं। क्या हुआ निशा, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? आप मेरी माँ का सबका कितना ख्याल रखते, पर मैं हूँ कि हमेशा आपसे लड़ती रहती हूँ। आप 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं और मैं हूँ कि आप पर बस शक किया करती हूँ। बस इसी चीज के लिए आज आपसे माफी मांग रही हूँ। अरे निशा, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं उस घर में थोड़ी बहुत खनाहट तो होती ही रहती है। तुम अपनी माँ का ख्याल रखो, मैं काम पर जाता हूँ। इस तरह से प्रदीप वहाँ से निकल जाता है और अपनी दूसरी बीवी शालू के पास जाता है और थोड़ा समय उसके साथ बिताकर अपनी तीसरी बीवी कीर्ति के पास जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते कीर्ति का जन्मदिन आ जाता है। कीर्ति अपने जन्मदिन पर अपनी दोनों फ्रेंड्स यानी कि निशा और शालू को इनवाइट करती है, क्योंकि आज कीर्ति का जन्मदिन होता है, इसलिए प्रदीप उसके साथ घर के कामों में मदद करवा रहा होता है। तभी घर की डोरबेल बजती है और कीर्ति प्रदीप से बोलती है, प्रदीप, मैं आटा गूंद रही हूँ, तुम जाकर दरवाजा खोल दो ना। मेरी सहेलियाँ होंगी, आज मैंने उन्हें अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया है। क्या तुम्हारी सहेलियाँ? उन्हें बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ प्रदीप, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने अपनी सहेलियों को नहीं तुम्हारी बीवियों को बुलवाया हो। अब जाओ और जाकर जल्दी से दरवाजा खोल कर आओ। अरे मेरी जान, मैं तो इसलिए बोल रहा था ताकि मैं तुम्हारे बर्थडे को कहीं बाहर बनाता, फिर हम सब, मेरा मतलब है तुम्हारी सहेलियों के पति और हम सब मिलकर तुम्हारे बर्थडे को एंजॉय करते। मेरे दिमाग में तो पहले यह आइडिया ही नहीं आया। खैर अब छोड़ो, वो तीनों बाहर दरवाजे पर कब से खड़ी है। जाओ तुम जाकर जल्दी से दरवाजा खोलो। कीर्ति के बार बार बोलने पर प्रदीप दरवाजा खोलकर तुरंत घर में भागने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह केक के ऊपर जा गिरता है, जिस वजह से उसके पूरे मुंह में केक लग जाता है। और ये देख निशा और शालू चिल्लाती हुई बोलती है, भूत भूत, कीर्ति जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे घर में भूत है। कीर्ति उन दोनों की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है और अपने पति के मुंह पर लगा केक देखकर उन सबसे बोलती है, अरे डरो मत, यहाँ कोई भूत नहीं बल्कि मेरे पति है। और आप अपने मुंह पर केक लगाकर क्यों घूम रहे हैं? अभी तक मैंने केक भी नहीं काटा। अरे जान, वो मेरा पैर फिसल गया और केक मेरे मुंह पर लग गया। तुम अपनी सहेलियों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, तब तक मैं अपना मुंह मेरा मतलब मुंह साफ करके आता हूँ। प्रदीप वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त जो कि नशे में होता है, वह अपने हाथों में पानी का गिलास लिए आता है और प्रदीप के मुंह पर फेंक देता है। निशा और शालू प्रदीप को देख बोलती हैं, प्रदीप जी, तुम मेरे पति को कैसे जानती हो? तुम दोनों मेरी सहेलियां हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों कुछ भी बकवास करती जाओगी। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपना पति कहने की? इस तरह से वो तीनों आपस में लड़ने लगती हैं और प्रदीप के साथ अपनी शादी की फोटोज एक दूसरे को दिखाने लगती हैं, जिसके बाद प्रदीप की पोल उसकी तीनों बीवियों के सामने खुल जाती है। जिसके बाद प्रदीप उन तीनों से माफी मांगते हुए उन तीनों से बोलता है, मैं ही तुम तीनों का पति हूँ। मेरी 3 बीवियां हैं, पर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है और ना ही किसी की जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की है। मेरा जिगरी दोस्त जिससे निशा की शादी होने वाली थी, वो शादी वाले दिन अपने एक कंपटीशन के लिए निकल गया और उसकी जगह निशा के माता पिता ने बंदूक की नोक पर मेरी शादी निशा से करवा दी ताकि उनके घर की बदनामी ना हो। और उसी के कुछ दिनों बाद मुझे शालू तुम मिली।
तुम मरने का नाटक कर रही थी और मैंने तुम्हें बचाया, क्योंकि तुम्हें किसी पंडित ने कहा था कि जब तुम मरने की कोशिश करोगी और तुम्हें बचाने वाला पहला लड़का ही तुम्हारा पति होगा, तब तुमने भी जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली। मैं सिर्फ कीर्ति से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था, परंतु कीर्ति से शादी करने से पहले ही मेरी 2 शादी हो चुकी थी। पर मैं किसी भी कीमत पर कीर्ति को छोड़ नहीं सकता था, इसलिए अपनी मर्जी से मैंने कीर्ति से शादी की और उससे ये सच्चाई छिपाई। किस हालातों में मेरी 3 शादियां हुई हैं मैंने। प्रदीप की सच्चाई सुनकर उसकी तीनों बीवियों को अफसोस होता है और उन्हें समझ आ जाता है कि प्रदीप की कोई गलती नहीं है और वो तीनों प्रदीप को माफ कर देती हैं। जिसके बाद प्रदीप की तीनों बीवी एक साथ एक घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं।